स्वागत है मैम तो डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ पे। वी आर ब्लेस्ड, आज आपने अब समय निकाला और हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड योगा थेरेपी के बारे में आज आप बताने वाली हैं। लेकिन हमेशा हम हर डॉक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम मेडिकल, तो आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम मेडिकल स्कूल में होते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में इतना बताया नहीं जाता, हमने पढ़ा भी नहीं होता है, ना ही इसके बारे में एक्सपीरियंस होता है। तो आपका इस तरफ कैसे झुकाव हुआ, इस लाइन में आप कैसे आए? क्या वो सर्कमस्टांसेस थे, क्या रीजन थे जो आपका ये मेडिसिन के साथ-साथ में आपने योगा थेरेपी के बारे में बात करना शुरू किया और राइट नाउ फ्रॉम 8 इयर्स यू आर डूइंग द सेम? सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को। यहाँ मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। मैं इस फील्ड में लास्ट 30 इयर्स से हूँ। 93 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था। तो अभी 30 इयर्स हो गए। एस व्यासा को मैंने जनवरी में इनफैक्ट 93 में ज्वाइन कर लिया था। तो 30 इयर्स से हूँ मैं इस फील्ड में। और सेकेंडली, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, वी फाइनली रीच वेयर वी आर डिस्टाइन्ड टू बी। तो मुझे लगता है कुछ शायद रुझान तो शायद शुरू से रहा है। जब 10 साल की थी तब भी कुछ स्वामी जी लोगों से योगा वगैरह का कोर्स, हम सब बहुत छोटे छोटे थे, हमने किया था। और कुछ थोड़ा बहुत 10 साल से मतलब आने लगा था। उसके बाद ड्यूरिंग इंटर्नशिप 93 में, हाँ, एक बार एस व्यासा मैंने विजिट किया। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड योगा यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नाउ इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आप कंटिन्यू। हाँ, सारे डॉक्टर्स ही थे वहां पर। उस समय वो 100 बेडेड हॉस्पिटल समझ लीजिए था, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, और वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी कंडक्ट करते थे डॉक्टर्स के लिए। तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली एमपी में कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा था। तो मुझे इंटर्नशिप के बाद हम लोगों को हाउस जॉब भी नहीं दिया गया, हमारा बैच फ्री कर दिया गया। तो उस समय मुझे मौका मिल गया और मुझे पता चल चुका था एस व्यासा एक बार विजिट करने के कारण कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज डॉक्टर्स के लिए कंडक्ट करते हैं। और वहाँ का माहौल, वहाँ का जो उनका दिन भर की रूटीन होता है, सुबह 4 बजे से शुरू के रात 10 बजे तक के लिए, सारे डॉक्टर्स ही होते हैं वहाँ भी, सारे मोस्टली एलोपैथिक डॉक्टर्स ही होते हैं वहाँ भी। तो वो सब मुझे बहुत पसंद था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये कोर्स कर लेते हैं डॉक्टर्स के लिए, पीजी डिप्लोमा जो इन लोग करते हैं। उस तरीके से मेरी ये जर्नी वहाँ शुरू हुई। उसके बाद वहाँ मन लगता ही गया। फिर तो मैं वहीं रहने लगी, वहीं रेसिडेंट डॉक्टर हो गई, वहीं बाद में फैकल्टी हो गई। तो उस तरीके से रही है ये जर्नी। और जब भी कभी फिर बाद में भी मौका मिलता रहा तो कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, सबके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स कंडक्ट करना, या फुल फ्लेज वर्कशॉप, 12 सेशंस वर्कशॉप्स, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वर्कप्लेस वेलनेस, 20 सेशंस वर्कशॉप, ये सब तो करते ही रहे हैं। लेकिन पिछले अभी पेंडेमिक में समझ में आया कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ कंडक्ट हो सकता है। सारे लोग मुझसे हर समय ये पूछा करते थे कि अच्छा ये बता दो, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, ये हो गया प्रॉब्लम, अब क्या करें। तो ये समझ में नहीं आता था पहले कहाँ से कैसे बताएं क्या करें। लेकिन पैंडेमिक में समझ में आया कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। तो फुल फ्लेज्ड अब इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन योगा थेरेपी ही स्टार्ट कर लिया 1 साल से, कि अब ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करती हूँ मैं, फुल लाइफस्टाइल काउंसलिंग भी करती हूँ, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ, 12 सेशंस, 20 सेशंस, 25 सेशंस, और कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है। अब तो यूके, यूएस से भी लोग जुड़ जाते हैं। तो तब इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ते जा रही है, और पेंडेमिक के कारण और अच्छा वो हो गया। ये इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर कॉलेज में ये प्रॉब्लम नहीं आती होती तो आप एस व्यास इंस्टीट्यूशन में नहीं जाती, अगर पेंडेमिक नहीं आता तो हम सब लोगों से नहीं मिल पाते। तो ये सही बोल रहे हैं आप। हम लोग कई बार सिचुएशन को ऐसा मान लेते हैं, वो अनुकूल या प्रतिकूल क्या हम डेफिनेशन में ले लेते हैं उनको, लेकिन एक्सेप्टेंस इसी को बोलते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है।
तो वी आर फीलिंग लकी डॉक्टर शिखा, हम अपने शब्द वापस लेते हैं 8 साल वाले। 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो आपका इतना डीप नॉलेज है, एक्सपीरियंस से मैं यही एक चीज मानता हूँ, जितना आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंपल ढंग से बता पाते हैं और बाकी लोग समझ पाते हैं। एंड वी आर लकी, आपका जो एक्सपीरियंस है आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। ओवर टू यू, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने चूज किया है वो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड योगा थेरेपी। कैसे हम कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथी में दूसरी पैथीज भी साथ में आजकल यूज करने लगे हैं, जिससे कि पेशेंट्स को और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। लेकिन इसके पहले मैं सबसे पहले तो कुछ डिटेल्स योगा और योगा थेरेपी पे ही बताना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस, मिथ्स योगा के बारे में ही हैं। उसके बाद हम योगा थेरेपी पे चलते हैं, योगा थेरेपी एंड देन इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे चलते हैं। सबसे पहले कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, और इस प्रेजेंटेशन के बीच में भी यदि आपको कोई डाउट आता है आप चैट बॉक्स में लिख देंगे तो डॉक्टर रंजन, डॉक्टर संदीप शेयर कर देंगे वो क्वेश्चन, तो मैं वो ले लूंगी क्वेश्चन बीच में भी। देन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बाद हम योगा थेरेपी के बारे में कुछ समझते हैं। फिर इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है, देन देयर इज समथिंग लाइक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी एज वेल, एंड लास्ट में सेल्फ इवैल्यूएशन, हाउ वल्नरेबल आर वी टू फॉल प्रे टू दीज स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स। इसके लिए आप अपने साथ एक पेंसिल, एक पेपर रख के बैठिए। वो स्ट्रेस क्वेश्चनियर लास्ट में मैं शेयर करूंगी, उसमें बाद में हम लोग मार्किंग भी करेंगे और देखेंगे कि हम सेफ जोन में है, मॉडरेटली रिस्क जोन में है, या रेड जोन में ही आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अबाउट योगा है वो ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि दिस इज सिनोनिमस विद आसनास। यदि आपको कोई बोल रहा है कि हम योगा करते हैं, इसका मतलब हमें जनरली यही समझना होता है कि वो कुछ पोस्चर्स करते होंगे, 2-3 पोस्चर्स करते होंगे। और दूसरा, लोग मुझसे आके शुरू से हर समय यही पूछते हैं, आप हमें एक एक्सरसाइज बता दीजिए हमारी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, एक एक्सरसाइज बता दीजिए हमारा डायबिटीज ठीक हो जाए। तो आज हम एक कोशिश जानने समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली योगा है क्या, योगा थेरेपी है क्या। ऐसा नहीं होता कि एक एक्सरसाइज से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो योगा एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ा साइंस है। उसकी 4 ब्रांचेस हैं, राज योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा। उसमें भी राज योगा में अष्टांग योगा है। अष्टांग योगा में एक छोटा सा योगासनास है, यमा नियमास, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ हैं। देन आसनास, प्राणायामा, मेडिटेशन है। तो आसनास, they are an integral part of yoga, but that is not the whole yoga actually. बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है योगा का। दूसरा जो बड़ा मिसकंसेप्शन हमें लोगों से सुनने को मिलता है वो ये है कि these sadhaks and all and these practices people are doing to acquire siddhis. जो कुछ हमें सुनने को आता है कि कई लोग अपनी हार्ट बीट बंद कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या दे कैन ईट फायर। तो इस टाइप की सिद्धीज के लिए लोग ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायामा एंड मेडिटेशन वगैरह। तो कुछ हद तक ये बातें सही हैं कि यदि आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली घंटों तक प्राणायामा, मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो सिद्धीज डू कम टू यू। बहुत सारे हमने स्टडीज पब्लिश भी हुई हैं, जैसे कि स्वामी कुवलयानंद जो केवल धाम के फाउंडर हैं, स्वामी कुवलयानंद, उन्होंने 8 डेज के लिए अपनी हार्ट बीट स्टॉप कर ली थी, और ये स्टडी पब्लिश हुई 1972 में अमेरिकन हार्ट जर्नल में। स्वामी रामा ने 1970 में यूएस में ही डेमोन्स्ट्रेट किया स्कूल ऑफ साइकेट्रिक एंसर्स में कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो सकता है राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द पाम। Within 8 to 10 seconds, he could lower his heartbeat from 80 to 60, and if asked, he could even increase his heart rate from 70, 80 to 300, up to 300. These all studies are published. These are not airy talks.
ऐसा ही कुछ डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का नाम इस प्लेटफॉर्म पे अधिकतर आता रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। उन्होंने काफी स्टडीज की, इंडिया भी आए, तमो मेडिटेशन करके कहलाता है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन पे। उन्होंने देखा कि लोग वहाँ हिमालयस में -20 डिग्रीज पे रहते हैं और वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं एंड दे कैन जस्ट ड्राई ऑफ द क्लोथ्स इतनी ठंड में -20 डिग्रीज पे। तो उन्होंने भी काफी इस पे रिसर्च की, वहां भी हार्वर्ड में भी लेके गए मॉन्क्स को, वहां भी रिसर्च की, बट दे कुडंट एक्सप्लेन, ये सब स्टडीज पब्लिश हो गई हैं, they couldn't explain how that was happening. The BMR or the oxygen consumption came down to almost 60 to 70%, but they are able to dry off cloths. मतलब हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन तो बढ़ना चाहिए, लेकिन कम हो रहा है ऑक्सीजन कंजम्पशन, एंड दे कुड डू दैट। तो ऐसी सिद्धि जरूर मॉन्क्स वगैरह को आ जाती है, या जो साधक हैं, योगीज हैं, जो कि घंटों घंटों प्रैक्टिस किया करते हैं। बट व्हाट अबाउट अस नॉर्मल पीपल, कॉमन मैन लाइक अस, यू एंड मी, जो कि हम कुछ थोड़ा समय दे सकते हैं, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या 60 मिनट्स पर डे दे सकते हैं, और थ्रू आउट द डे थोड़ा सा माइंडफुल रह सकते हैं। तो अभी की जो स्टडीज हैं, लास्ट 50-60 ईयर्स की स्टडीज, ये दिखाती हैं कि इतना भी करने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इमेंस बेनिफिट्स। अराउंड 4000 पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं योगासनास, प्राणायामा एंड मेडिटेशन पे। फॉर कॉमन मैन ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट सिद्धीज एंड योगीज एंड मॉन्क्स एंड ऑल, पर यदि हम अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिसेस आरंभ कर देते हैं, कंसिस्टेंटली करने लगते हैं, तो हमें किन किन चीजों में फायदा होने लगता है, ये सब हम आगे देखते हैं। एक और जो इसका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये यूएस में ज्यादा था, कि ये इन लोग अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओम वर्ड बोलते थे, तो इसीलिए माइंडफुलनेस वहां पे ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें उन्हें किसी भी मंत्रा पे मेडिटेट नहीं करना था, केवल ब्रीदिंग पे ही अपना ध्यान लगाना था। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। यदि हम ओम बोलते हैं तो सिलेबल्स हैं AUM। दूसरे कल्चर्स में भी हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में आमिन वर्ड है, AMEN। मुस्लिम्स आमिन यूज करते हैं, AMIN। तो कहीं ना कहीं सभी कल्चर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि इन सिलेबल्स का बहुत महत्व है। AM तो सभी कल्चर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि इन सिलेबल्स का बहुत महत्व है हमारी कल्चर में, या बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं इन सिलेबल्स में यदि हम इनको चैंट करते हैं। तो एक जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हाँ, कुछ लोग इसको एक फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं कि हम सामने टीवी भी लगा के बैठ जाएं और हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ पोस्चर्स कर लेते हैं, हमने योगा कर लिया। जबकि योगा इज ऑल अबाउट इंटरनलाइजिंग अवरसेल्व्स, नथिंग टू डू फ्रॉम विथ आउटसाइड वर्ल्ड एक्चुअली। जब भी हमें योगिक प्रैक्टिसेस करना है तो इनिशियली तो एक्चुअली कुछ सालों तक आपको आंखें बंद करके वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस। हमको ये कभी पता ही नहीं होता कि हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, कौन से मसल्स कहाँ टेंस हो रहे हैं, जबकि हमें बाहर के वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता होता है। तो योगा इज कमिंग बैक टू अस, इंटरनलाइजिंग आवरसेल्व्स। So these are few myths and misconceptions. अब हम चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ योगा पे, कि हमारे अपने भारतवर्ष की ही देन है योगा। लोग ये मानते हैं कि भगवान शिव ने ये ज्ञान सबसे पहले सप्तऋषियों को दिया था, और उन्होंने बाद में सप्तऋषियों को कहा कि इसको जाके आप पूरे वर्ल्ड में फैलाइए। माना कुछ लोग कहते हैं कि शायद 20-25 हजार साल पहले, या कुछ लोगों का मानना है कि 60-70 हजार पहले भगवान शिव हुए हैं। ऑल दोज डिटेल्स तो एनीवे वी डोंट हैव, पर उन्हें ही आदि योगी कहा जाता है। बाद में 2000 महर्षि पतंजलि तो 2000 साल पहले हुए हैं, और उन्होंने उसे काफी क्रमबद्ध किया, 196 सूत्रास में चेंज किया, जिसे कि हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं।
इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब हमें ये देखना है कि पिछले 1000 सालों में इसकी डेफिनेशन ही बदलती चली गई योगा की। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जैसे हम कहते हैं नीड ऑफ द आवर, या तो लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती गई या प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे थे वो बदलते चले गए। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे चेंज होती गई पिछले कुछ 1000 वर्षों में। योग वर्ड जो है वो युज धातु संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू जॉइन। जॉइन व्हाट? एटलीस्ट टू थिंग्स विल बी जॉइंड। युज्यते अनेन इति योगा। योगा इज दैट विच जॉइंस। ये इस लाइन का मतलब होता है, जो फर्स्ट डेफिनेशन योगा की आई होगी हजारों साल पहले। युज्यते अनेन इति योगा, योगा इज दैट विच जॉइंस, जॉइंस आत्मा विद परमात्मा। ये डेफिनेशन सबसे पहले हमें जो मिलती है अपने स्क्रिप्चर्स में। उसके बाद हम थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड भगवान राम के समय में आते हैं, 7000 वर्ष पूर्व। 7000 वर्ष पूर्व भगवान राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है योग वशिष्ठ। उसमें डेफिनेशन आ गई योगा की, योगा मना प्रशमनोपाया, योगा इज टू काम डाउन द माइंड। मतलब कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स दिखने लगे थे, तभी ये डेफिनेशन सब चेंज होना शुरू हुई। 5 थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गीता, भगवान ने जो उपदेश दिया है गीता का, वो 5000 वर्ष पूर्व माना गया है। उस समय जो गीता में डेफिनेशंस आती हैं वो एक तो है समत्वम योग उच्यते, मतलब टू रिमेन इक्वानिमस। होता क्या है जनरली, 1 लाइक ऑन फेसबुक वी आर ऑलरेडी ऑन क्लाउड 9। 100 लाइक्स, मतलब डोपामिन सर्किट जो रिवॉर्ड सर्किट होता है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। 100 लाइक्स ठीक है, डोपामिन इवन डिप्लीशन भी होने लगता है आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हुए, तो डोपामिन डिप्लीशन के कारण लोग फिर डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। 100 लाइक्स तक तो ठीक है, यदि एक छोटा सा भी क्रिटिसिज्म आ जाए, सारा रिवॉर्ड सिस्टम, गुड हार्मोन्स डाउन होके स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं एंड वी आर डाउन। मतलब हमारी लाइफ कुछ इस टाइप से चलते रहती है। तो वही वो कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, हर परिस्थिति में समत्व रहना ही योग है। इस टाइप से देखिए अब डेफिनेशंस कैसी चेंज होनी शुरू हो गई। 7000 साल पहले की क्या थी, 5000 साल पहले की क्या थी, 20-25 हजार साल पहले डेफिनेशन क्या थी। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, चाहे सुख दुख हो, चाहे जय पराजय हो, चाहे मान अपमान हो, चाहे शीतोष्ण हो, ठंड हो या गर्मी हो, लेकिन आपको समा रहना सीखना है और इन प्रैक्टिसेस से आप इक्वानिमिटी गेन करते जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने, भगवत गीता तो एक्चुअली पूरी कर्म योगा पे है, तो उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि योगा कर्मसु कौशलम, योगा इज डेक्स्टेरिटी इन एक्शन। When you are doing some work, how to remain relaxed and then do it in a very happy manner. And I don't go to that limits ki without expecting anything, because we are all worldly people. तो उतना ना जाके, पर हाँ, if you are performing any action, do it in a relaxed manner, in a happy mood. अब उसके और आगे हम बढ़ते हैं, ये 5000 साल पुरानी बात है। अब 2000 साल पहले भगवान महर्षि पतंजलि हुए। उन्होंने जो डेफिनेशन योगा की दी वो बोला, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योगा इज टू कंट्रोल द माइंड, टेम द माइंड। चित्तवृत्ति एक्चुअली माइंड रेमिफिकेशंस होते हैं, उसको सबको कंट्रोल करना ही योग है। इस तरह की डेफिनेशन 2000 साल पहले की है। फास्ट फॉरवर्ड लास्ट सेंचुरी में श्री औरोबिंदो, उन्होंने जो डेफिनेशन योगा की समझा दी, it's an all-round personality development at physical, mental, emotional, intellectual and spiritual levels. Quite similar, जो कि हमारी डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी हुई है। Health is a state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. And then later on they started suggesting कि spiritual dimension should also be added to this. श्री औरोबिंदो की डेफिनेशन बहुत कुछ हमारे WHO की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। 2015 में जब इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस हो गया, 2014 में अनाउंस हो गया था, 2015 में फर्स्ट योगा डे था। उस समय से अब जो डेफिनेशन आ गई है, मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है, वो है
साइंस टू कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब योगा स्टार्ट हुआ था, वो था आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये प्रैक्टिसेस थी। अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो ह्यूमैनिटी फेस कर रही है वो अपने आप को हेल्दी रखना। स्ट्रेस, इतनी स्ट्रेसफुल फास्ट पेस्ड लाइफ है, तो डेफिनेशंस देखिए अकॉर्डिंगली चेंज होते जा रहे हैं। अभी की डेफिनेशन है इट्स अ साइंस टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। और सिंपल शब्दों में यदि लोगों को समझाना है तो कि इट्स अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, इट्स अ होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। अब हम लोग बिल्कुल छोटे शब्दों में, सिंपल शब्दों में पेशेंट को ऐसे समझाने लगे, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। It's not that ki 1 hour I do practices in the morning and 23 hours, rest of 23 hours is my life. No, it's not like that. Throughout the day, you have to be mindful कि आप क्या खा रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच में mindfulness practice करते रहना है, deep breathing करते रहना है, आपकी sleep कैसी होनी चाहिए, क्या क्या आपको practice करना चाहिए throughout the day भी। अभी corporate world में तो corporate yoga में हम यही बताते हैं कि every 30 minutes आपको क्या क्या करना है। अब ये सब चीजें भी योगा में इंक्लूड हो चुकी हैं। आई एक्सरसाइजेस क्या करनी है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के इतना इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये सब अब कॉर्पोरेट योगा में इंक्लूड हो चुका है। प्लस माइंडफुलनेस, कैसे आपको बीच बीच में आपके प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी में होते रहते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक्सलेशन, दीर्घ श्वास करते रहिए जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन्स आपके ना बढ़े। तो इस तरीके से पूरा उसका रूप चेंज होता चला जा रहा है समय के अनुसार। पिछले 60-70 सालों में ये देखने में आया कि जो लोग प्रैक्टिस करते थे, योगिक प्रैक्टिसेस करते थे, आसनास, प्राणायामा या मेडिटेशन, तो एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ वो हील होना शुरू हो गए। कहीं उनके ब्लड प्रेशर्स डाउन होने लगे, ब्लड शुगर्स डाउन होने लगे, कुछ यदि मेंटल इश्यूज थे तो वो भी ठीक होने लगे, एंगर थ्रेशोल्ड काफी बढ़ गया। तो देन वी रियलाइज्ड कि अच्छा, इसके कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी हैं। ये जो प्रैक्टिसेस थी इसके कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी हैं, इसको थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक टोटली एक न्यू टर्म ही आ गई, योगा थेरेपी। अब जो प्रोग्राम्स होते हैं योगा थेरेपी में, वो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज, मल्टीपल एलिमेंट्स उसको कौन से हैं, उसके हिसाब से पूरे कस्टमाइज्ड टेलर मेड प्रोग्राम्स बनते हैं। इट्स नॉट दैट कि वन शू फिट्स ऑल। बिल्कुल पेशेंट, मोस्टली द पेशेंट्स those who come to us, they are suffering from multiple ailments, डायबिटीज भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, आर्थराइटिस भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। तो उन सब के हिसाब से कस्टमाइज प्रोग्राम बनाना पड़ता है। किसको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले वो देखना पड़ता है, कौन सा एलिमेंट लेके हम प्रायोरिटाइज फर्स्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। And it is now yoga therapy is considered as adjunct therapy, alternative therapy, or complementary to allopathy. We are there in prevention or rehabilitation. Acute cases में it's only allopathy which works. कोई भी acute problem है तो that is why it is known as complementary to allopathy. It's not that कि हम ही लोग सब कुछ है, नहीं, कुछ भी acute problem है we have to resort to allopathy. फिर ये स्टडीज आगे बताती हैं कि यदि हम एलोपैथी के हिसाब से समझें तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल मेडिकल इलनेसेस कहलाती हैं उन सब में योगा थेरेपी का बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका काफी रोल है। अब कंसेप्ट ऑफ डिजीज समझते हैं कि योगा क्या बोलता है डिजीज के बारे में और एलोपैथी कैसे डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। दोनों चीजों को मैं हर समय कंपेयर करती हूँ जिससे कि पेशेंट्स को ये समझ में आए उन्हें कि एक्चुअली एलोपैथी क्या बोल रहा है, योगा क्या बोल रहा है, हम दोनों चीजों को कंबाइन करके कैसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन की इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, चाहे अभी जैसे कोविड चल रहा था, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं विच डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली,
जितनी भी मोस्टली जो भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, एस्मा, हार्ट अटैक तो फिर भी एक्यूट है, हार्ट डिजीजेस वी कैन से, एस्मा, कैंसर, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एलोपैथी का क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन एलोपैथी में जो हमें देखने मिलता है, जो पिछले लास्ट 30-40 ईयर्स में सडनली लाइफस्टाइल हमारी बहुत चेंज हुई है। तो लाइफस्टाइल के कारण, जो भी हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल है उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आने लगे हैं उसको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज। और कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स रहते हैं हमारे ऑक्यूपेशन में, उसके कारण भी कुछ डिजीजेस हो रही हैं। दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स या ऑक्यूपेशनल लाइफस्टाइल डिजीजेस। नेक पेन, बैक पेन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, then carpal tunnel syndrome. Since there are many doctors, that's why I'm sharing all these things. Carpal tunnel syndrome, hearing problems, यदि माइंस वगैरह में वो काम कर रहे हैं तो। acute and chronic diseases depending on the duration of the disease. अब हम आते हैं कि योगा डिजीज को कैसे समझाता है। ये तो एलोपैथी का था कि उन्होंने इस टाइप से डिजीजेस का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पर सरप्राइजिंगली ऐसा ही कुछ क्लासिफिकेशन हमें योग वशिष्ठ, जो कि 7000 साल पहले लिखी गई है, उसमें देखने को मिलता है, जहां उन्होंने डिजीजेस को क्लासिफाई किया है आधिजा व्याधि। व्याधि मीन्स डिजीज, संस्कृत में व्याधि मीन्स डिजीज। आधिजा व्याधि माइंड से रिलेटेड डिजीजेस, और अनाधिजा व्याधि जिनमें कि माइंड का कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि इन्फेक्शंस, बर्न्स, एक्सीडेंट्स, जहां माइंड का कोई रोल नहीं है। और आधिजा व्याधि जहां ये डिजीज कहीं ना कहीं माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, हम मेंटली स्ट्रेस्ड अप हैं, उसके कारण ये डिजीज हमें हो रही है, तो उन्हें आधिजा व्याधि कहा गया। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम तैत्तिरीय उपनिषद की हेल्प लेते हैं। वो तो योग वशिष्ठा का था, आधिजा व्याधि, अनाधिजा व्याधि। और जो हम आधिजा व्याधि कहते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट उसको कुछ कुछ साइकोसोमैटिक इलनेस से भी कोरिलेट करने लगे हैं, कि कहीं ना कहीं माइंड से हम मेंटली स्ट्रेस्ड अप थे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और फाइनली किसी ऑर्गन में जाके फुली मैनिफेस्ट हुई है डिजीज। तो साइकोसोमैटिक वर्ड भी अब आ गया है। अब नेक्स्ट डिजीज को और डिटेल में समझने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक कंसेप्ट है, पंचकोशा कंसेप्ट। क्योंकि आप इसमें कई डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि पंचकोशा कंसेप्ट है। नहीं तो बाकी तो मेडिसिन में डॉक्टर्स जनरली एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और अधिकतर इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन्हें आइडिया है कि 5 लेयर्ड कॉन्सेप्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब्ड है। ऐसा नहीं है, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ही है हमारी जो कि हमें दिखती है। उसका नाम उन्होंने दिया है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा, अन्ना इज फूड, the layer which sustains itself on food is अन्नमय कोशा, जो कि हमें दिख रही है फिजिकल बॉडी। नेक्स्ट हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, नेक्स्ट एक लेयर हमारे चारों ओर होती है, दैट इज प्राणमय कोशा, और द एस्ट्रल शीथ भी इसको कहते हैं, वाइटल शीथ भी इसको कहते हैं, जो हमें अपने भगवान के चारों ओर कुछ हैलो दिखाया जाता है या ऑरा दिखाया जाता है, तो वो हम सबके चारों तरफ भी है, सिर्फ भगवान के चारों ओर नहीं। वही एस्ट्रल शीथ है। एक्सक्यूज मी। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी से आप बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं किसी व्यक्ति की कंपनी में। और कई बार ऐसा होता है किसी से हम बात करते हैं तो वी फील सो ड्रेन्ड आउट, टायर्ड, कि अब लगता है अब इसके बाद कुछ जूस ले लिया जाए, कुछ रेस्ट कर लिया जाए। ऐसा क्यों होता है? जिनका ऑरा बहुत अच्छा होता है,
बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, लाइटर कलर्स का होता है, वाइट गोल्डन कलर्स के होते हैं। उनसे हम जनरली, उनकी एनर्जी लेवल्स हाई होता है और उनसे हम एनर्जी सक करते हैं. That's why we start feeling good. Whereas people like doctors, since doctors are here, naturally they always come across grieving patients, बहुत sick patients हैं, critical patients हैं. आप उनसे बात करते हैं जाके, and then you also get drained out because their energy levels are very down. So they suck your energies. And so actually we always suggest कि डॉक्टर्स घर आने के बाद थोड़ी देर डीप रिलैक्सेशन वगैरह कर लें, कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें. दे नीड टू रिप्लेनिश देयर ऑरा, देयर एनर्जी लेवल्स एज वेल. थर्ड लेवल आता है और इसका वर्णन एक्चुअली प्राणमय कोशा जो है, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्णन सब कुछ प्रश्नोपनिषद है, उसमें दिया हुआ है कि कहाँ ये प्राणा फ्लो होता है. प्राणा इज लाइफ फोर्स. कहाँ प्राणा फ्लो होता है? सेंट्रल सुषुम्ना नाड़ी है, उससे 100 ब्रांचेस निकलती हैं, एक ब्रांच से फिर 72,000 ब्रांचेस निकलती हैं. इतना क्लियर कट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आता कि मतलब कितनी दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि अभी तक हमारे तो कोई भी सीटी स्कैन, हमारे पेट स्पेक्ट ये कैच नहीं कर पाते हैं कि प्राणा फ्लो कहाँ हो रहा है. बट देयर इज समथिंग लाइक प्राणा. नहीं तो क्या डिफरेंस है? यदि एक डेड बॉडी है उसमें भी सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ. कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो जाता है लिविंग पर्सन और डेड पर्सन में, ना कोई फोर्स, समथिंग इज एब्सेंट. वही एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, प्राण में प्राणा है या लाइफ फोर्स है. और ये प्रॉपर इसका पूरा वर्णन है प्रश्नोपनिषद में. थर्ड लेयर होती है मनोमय कोशा या द मेंटल शीथ. सिर्फ माइंड, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, but all the cells, each and every cell of our body is very intelligent. Each and every cell knows कि उसे उसका क्या काम है, किसको इंसुलिन सिक्रीट करना है, किसको थायरॉक्सिन सिक्रीट करना है. हर सेल को मालूम है अपना काम. तो this whole layer is known as मनोमय कोशा or the mental sheath. Fourth layer is विज्ञानमय कोशा or the layer of intellect रहती है, what is right and wrong, that helps us to actually distinguish between right and wrong. And fourth layer होती है आनंदमय कोशा. यदि ये चारों layers balanced हैं, then we are actually at totally peace with ourselves, totally blissful. That is आनंदमय कोशा. अब योगा डिजीज को कैसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी हमें बहुत ज्यादा लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाते हैं, या फिर हम बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं, या बहुत ज्यादा ईगोस्टिक एटीट्यूड है, आईनेस है हमें, धीरे धीरे ये थर्ड लेयर कंजेस्टेड होने लगती है, मनोमय कोशा. इस समय हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? इस समय सिम्टम्स हमें मिलते हैं पेशेंट में कि नींद नहीं आती है, या बहुत पेशेंट इरिटेबल हो गया है, या बिहेवियरल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, रैश ड्राइविंग, लूजिंग देयर टेम्पर इजीली, every now and then ready to fight with others, arguments. इस टाइप की कुछ चीजें हमें दिखने लगती हैं. यदि हमने करेक्शन इस लेवल पे कर लिया तो ठीक है. यदि नहीं करते हैं करेक्शन, तो कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के बाद ये डिस्टर्बेंस परकुलेट हो जाता है जो सेकेंड लेयर है प्राणमय कोशा या द एस्ट्रल वाइटल शीथ में, जहां की एक्चुअली प्राणा फ्लो हो रहा है. प्राणा फ्लो हो रहा है इस लेयर में. यदि डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उनका कहना है कि प्राणा फ्लो कहीं ब्लॉक होने लगता है, कहीं एक्सेसिव होने लगता है, तो कहीं एब्सेंट हो जाता है. अभी भी यदि हम ये प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा और कुछ महीनों बाद फाइनली जो स्ट्रेस हमें स्टार्ट हुआ था वो हिट करता है फिजिकल बॉडी को. And mostly it hits the system which is genetically weak in your body. यदि आपके पेरेंट्स को मान लीजिए डायबिटीज रहा है, आप इस समय आप बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंटली आप स्ट्रेस्ड अप हैं, तो कौन से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाना चाहिए. धीरे धीरे प्राणमय लेयर में आ गया है. और उसके बाद जनरली देखने में आता है कि जो डिजीजेस पेरेंट्स को हैं, यदि हम स्ट्रेस्ड अप हैं तो वही डिजीज ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप होना शुरू होती है.
इस तरीके से एक्चुअली योगा एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ डिजीज को। उनके हिसाब से चलें तो जो भी आधिजा व्याधि हैं या जो माइंड लेवल से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि हमारे हिसाब से यदि हम सोचें एलोपैथी से सोचें, कन्वेंशनल मेडिसिन के टर्म्स में सोचें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो हमारे स्ट्रेस के कारण ही स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे वो परकुलेट करके हमारी फर्स्ट लेयर या जो फिजिकल बॉडी में ऑर्गेनिक डिजीज के रूप में एस्टैब्लिश हो जाती हैं। तो नाउ व्हाट योगा सेज इज कि if the disease started in third layer, how can we treat the disease only it's at this level, at the physical level? कि यदि हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है तो हम वेजोडायलेटर्स दे दें तो ठीक हो जाएगा, बट हमारे हिसाब से रूट कॉज तो कहीं मेंटल स्ट्रेस था। तो करेक्शंस हैव टू बी डन एट ऑल दीज 3 लेवल्स, तभी धीरे धीरे डिजीज रिवर्सल स्टार्ट होता है। और 1970 में तो डॉक्टर डीन ऑर्निश ने सबसे पहले बहुत हलचल मचा दी थी जब उन्होंने रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज करके रिसर्च पब्लिश कर दी थी। 1970s में उन्होंने पब्लिश कर दी थी कि रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन उसके बाद तो हमारे यहाँ भी काफी रिसर्च हो चुकी है। डॉक्टर एस.सी. मनचंदा एम्स के कार्डियोलॉजी के HOD, या फिर निम्हांस या जयदेवा इंस्टीट्यूट वगैरह, कि यस इट इज पॉसिबल जब हम सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करने लगते हैं। तो योगा का क्या प्रिंसिपल है कि सबसे पहले तो हमें थर्ड फिजिकल बॉडी पे तो काम करना ही होगा। तो फिजिकल बॉडी पे जो भी डिस्टर्बेंसेस अब आ गए हैं उसको ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल, जो कुछ भी योगिक लाइफस्टाइल डिस्क्राइब्ड है, जिसको आजकल लाइफस्टाइल मेडिसिन भी नाम दिया जाने लगा है, वैसे चेंज करना पड़ेगी। हमारे आहार बिल्कुल सिंपल सात्विक आहार होना चाहिए, स्लीप कैसी होना चाहिए, स्लीप हाइजीन क्या होती है, स्क्रीन टाइमिंग्स, अब तो हम लोग ये सब भी बात करने लगे हैं, स्क्रीन टाइमिंग्स कितना, आपके मील्स टाइमिंग क्या है, इतनी सब चीजें भी अब योगा में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो आसनास एक्चुअली होते हैं, दे हैव टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, नॉट लाइक अ फिजिकल एक्सरसाइज, बट जैसा कि पतंजलि योग सूत्रास में डिस्क्राइब्ड है, इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर विथ योर अवेयरनेस इंटरनलाइज, प्रॉपरली उनको सिखाया जाता है कि ऐसे योगासनास किए जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं फिजिकल लेयर के, जो भी रेक्टिफिकेशन करना है। सेकेंड लेयर जो है प्राणायाम कोशा, उसमें जो भी डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं उसको करेक्शन के लिए डिफरेंट प्राणायामास होते हैं। 95% ऑफ द प्राणायामास तो मैं कह सकती हूँ कि सब कुछ, यदि हम एलोपैथी की टर्म्स में बोलें तो दे शिफ्ट आवर बॉडी टू पैरासिम्पैथेटिक मोड, एंड एज यू ऑल नो कि सिंपैथेटिक मोड इज फाइट एंड फ्लाइट मोड। हमारी बॉडी हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, एड्रेनलिन कॉर्टिसोल सिक्रीट हो रहा होता है। लेकिन यदि हम उसको बॉडी को फाइट पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट कर दें तो पैरासिम्पैथेटिक मोड इज रिलैक्स, रिजुविनेट, डाइजेस्ट मोड। तो अपने आप बॉडी अपने आप को हील करना शुरू करती है। तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल योगा थेरेपी का यही है कि यू हैव टू काम डाउन द माइंड। मेंटल लेवल पे आपको माइंड को काम करना है, ब्रीदिंग को आपको स्लो डाउन करना है, बस इसी से बॉडी शिफ्ट होने लग जाती है पैरासिम्पैथेटिक मोड में, एंड रिलैक्स द मसल्स। फिजिकल लेवल पे आपको मसल्स में भी जो स्पैज्म हो रहा है या जॉइंट्स में, अकॉर्डिंग टू देम की कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज मसल्स और जॉइंट्स में भी रहती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर देयर जिनसे कि ये सब इस लेवल पे भी करेक्शन करना है। तो इट्स लाइक अब योगा थेरेपी में हम सब कुछ इंक्लूड करने लग गए। माइंड, ऑल 3 लेवल्स पे हम काम करेंगे। और 4th लेयर होती है विज्ञानमय कोशा, इंटेलेक्चुअल लेयर। उसके लिए होता है, एक तो होता है स्क्रिप्चर्स की स्टडी होता है, दूसरा हम लोगों के उसमें तो अब हम लाइफस्टाइल काउंसलिंग करते हैं और उन्हें सब कुछ समझाते हैं एक्चुअली कि डिजीज क्यों हो रही है, कैसे हम उसे ट्राई हील करने की, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी काउंसलिंग सेशंस और लेक्चर्स होते हैं वो सब अब विज्ञानमय कोशा के अंतर्गत मान सकते हैं। These are list of आधिजा व्याधिज जो कि
इसके हिसाब से हम देखें एलोपैथी के हिसाब से तो ये सारे हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, जहाँ की बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं जब हम एलोपैथी एंड योगा दोनों को कंबाइन करते हैं। एंड ग्रेजुअली एलोपैथी में डॉक्टर्स दे कैन टेपर द मेडिसिन्स. And this is long list of actually ailments where one of the risk factor, one of the precipitating factor or the aggravating factor seems to be stress. तो इन सब डिजीजेस में तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. एंड यस, ये सारी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं, पबमेड पे आप जाके देखेंगे तो आपको ये सब स्टडीज किन किन इंस्टीट्यूट में, इंडिया में भी बहुत रिसर्च चल रही है, एस व्यासा में, निम्हांस में, एम्स में, एंड देन पतंजलि योग विद्यापीठ में बहुत ज्यादा इन लोगों की भी रिसर्च है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की. तो ये सारे पेपर्स आपको देखने भी मिल जाएंगे कि कितने अच्छे इनके रिजल्ट्स आते हैं यदि हम एलोपैथी और इन दोनों को कंबाइन कर दें. और फिर धीरे धीरे जब पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं तो ग्रेजुअली मेडिसिन्स कैन बी टेपर्ड ऑफ. अब हम दूसरी चीज पे अब आते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे. तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्चुअली क्या है, एलोपैथी में जब दूसरी पैथीज जैसे हम ज्वाइन करते हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, एनर्जी हीलिंग, रेकी, एक्यूप्रेशर, तो उसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है. और इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्चुअली इंडिया में तो अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, जबकि यूएस में तो अराउंड 100 सेंटर्स हैं. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, सभी जगह इनके सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स. माइंड बॉडी मेडिसिन वहाँ बहुत ज्यादा आ गया है, रिसर्च भी उनके यहाँ बहुत ज्यादा है. और उन लोग भी एलोपैथी के साथ योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर सब कुछ कंबाइन करके इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं अपने पेशेंट्स को देते हैं. एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स एक्चुअली. तो वी हैव सीन कि जैसा योगा बोल रहा था कि मेंटल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन एस्ट्रल लेवल या वाइटल लेवल पे कुछ इम्बैलेंसेस हैं. तो जब हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन वर्ड यूज करते हैं तो नेचुरली वी आर नॉट फोकसिंग जस्ट ऑन द फिजिकल हेल्थ, बट इट एक्चुअली एड्रेसेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. इंटीग्रेटिव मेडिसिन में होता क्या है एक्चुअली, जैसा हम लोग करते हैं योगा थेरेपी में, सबसे पहले तो हमें कंफर्म डायग्नोसिस चाहिए होती है. जब भी कोई पेशेंट आता है तो मान लीजिए कोई हेडेक की कंप्लेंट लेके ही कोई पेशेंट आया, क्रॉनिक हेडेक की, इट्स अ सिम्टम एक्चुअली. रूट कॉज तो कुछ भी हो सकता है, कहीं आई डिसऑर्डर भी हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है. तो सबसे पहले तो हमें अपने आप हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना पड़ेगी. या फिर कई बार ये होता है कि पेशेंट्स ऑलरेडी कंसल्ट ही कर रहे होते हैं, वो आते हैं तो दे ऑलवेज ब्रिंग ऑल दीज डिटेल्स विद देम कि क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या क्या स्कैन्स हुए हैं. और जब ये फाइनली डिसाइड हो जाता है कि कुछ ऑर्गेनिक लीजन नहीं है, तब फिर पेशेंट को लिया जाता है. यदि ऑर्गेनिक लीजन है भी तो लेकिन हमें पता होना चाहिए रूट कॉज क्या है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है, या रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन तो नहीं है, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन तो नहीं है, या कुछ साइट मायोपिया वगैरह तो नहीं है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, ड्राई आई सिंड्रोम है. पहले तो डायग्नोसिस सबसे पहले बनना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या बनती है. हमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी हेडेक का पेशेंट आया, बीपी का पेशेंट आया, रूट कॉज तो कुछ और ही है और हम उसको ट्रीट करना शुरू कर दें. सबसे पहले वी टेक हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट. जब एक बार कंफर्म डायग्नोसिस बन जाती है, दे वांट लाइक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, दे वांट दे कैन स्टार्ट विद डायमॉक्स एंड ऑल. और उसके बाद नेचुरली दे वोंट इंटरफियर कि आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स सजेस्ट करेंगे, तो दे डोंट इंटरफियर विद दैट. आप वो सब स्टार्ट कर सकते हैं साथ में. पेशेंट को फिर लाइफस्टाइल क्वेश्चनियर दिया जाता है. बहुत डिटेल में होता है लाइफस्टाइल क्वेश्चनियर, जैसा कि हमने मेडिकल कॉलेज में सीखा है, उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा डिटेल में होता है. प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये सब तो हमने 3rd ईयर में सीखा हुआ है.
लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल में होता है लाइफस्टाइल क्वेश्चनियर, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपकी स्लीप हैबिट्स क्या हैं, डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, कुछ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, आपके लाइफ में फिलहाल स्ट्रेसर्स क्या हैं, ये सब समझना पड़ता है। मेरा जैसे लाइफस्टाइल क्वेश्चनियर है तो उसमें करीब 70 क्वेश्चंस हैं। तो इतने डिटेल में डीप में जाने के बाद पेशेंट की फाइल प्रिपेयर करके एक आइडिया हमें हो जाता है कि हाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर लाइफस्टाइल काउंसलिंग सेशन होता है पेशेंट के साथ 1-to-1 बेसिस पे, कि कुछ यदि उन्होंने क्वेश्चंस आंसर नहीं किए या कुछ और हमें पूछना है, कुछ लेकिन लग रही है, तो उस समय डिस्कस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कब से ये डिजीज स्टार्ट हुई। जैसे कि अभी एक पेशेंट ने बोला कि इंट्राक्रेनियल इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, तो बट शी कुड वेरी क्लियरली लाइक मेक आउट कि यहाँ तक मैं ठीक थी, जब इतने ज्यादा घर में टेंशन होने लगा उसके बाद मुझे ये डेवलप हुआ है। तो शी इज लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड बायडार्मॉक्स, उनके न्यूरोलॉजिस्ट ने स्टार्ट कर दिया है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कह दिया कि कोई विजन में कोई इश्यूज नहीं है, नाउ यू कैन स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इतना सब होने के बाद नाउ वी कम टू नो कि हाँ अब इनके लिए कैसा कस्टमाइज्ड प्रोग्राम अपने को बनाना है। तो हर एक्चुअली योगा में भी हर जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनके इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस होते हैं। जैसे अभी इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन का केस है, तो हम उनको कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम नहीं दे सकते, ये सब चीजें उनके लिए कंट्राइंडिकेटेड है। चाहे कोई भी आई डिसऑर्डर हो, रेटिनल डिटैचमेंट का केस हो, ग्लूकोमा का केस हो, या फिर कुछ हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी का केस हो, एक्यूट नेक पेन वगैरह का केस हो, वर्टिगो, तो इन सब जैसे पेशेंट्स के लिए तो ये सिंपैथेटिक वाले भस्त्रिका एंड कपालभाति सिंपैथेटिक वाले प्राणायामास हैं, तो दे आर कंट्राइंडिकेटेड फॉर दीज पेशेंट्स। ये सब पूरा बना, जब पेशेंट्स की लाइफस्टाइल काउंसलिंग होती है और हमें सब समझ में आने लगता है उसके बारे में, उसके बाद कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज रिजीम बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये दे दिया पता चला फिर कुछ लोग आते हैं लौट के कि और ज्यादा बढ़ गया प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये एक्चुअली इसलिए डॉक्टर्स को हमारे यहाँ वो टीच करने लगे हैं, और नाउ इट इज 1 year कोर्स एक्चुअली फॉर डॉक्टर्स, पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी फॉर डॉक्टर्स, पीजीडी वाईटीडी, कि डॉक्टर्स को तो पता चले कि कौन सी डिजीजेस कौन से प्रैक्टिसेस किसके लिए इंडिकेटेड है और कंट्रा इंडिकेटेड है। वो ही लोग बना के एक्चुअली रिजीम दे सकते हैं कि एक्सरसाइज रिजीम कैसे बनना, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इस पेशेंट को देना है। फिर बाद में ठीक है कि दूसरे लोग सिखा दें, लेकिन एक्सरसाइज रिजीम तो डॉक्टर्स ही बनाते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होते हैं। सो दैट वाज इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कैसे हम कंबाइन करते हैं योगा एंड एलोपैथी को। वो अभी इतना ही नहीं है, अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी भी है, सिर्फ इंटीग्रेटिव मेडिसिन नहीं। तो IAYT होता क्या है कि योगा की, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया था, योगा की भी 4 ब्रांचेस हैं। तो हमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए आज के युग में। फास्ट रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, नॉट जस्ट दीज प्रैक्टिसेस व्हिच कम्स अंडर राज योगा, हम दूसरी चीजें भी साथ में स्टार्ट कर देते हैं, भक्ति योगा जैसे कि मंत्रा चैंटिंग एंड भजन्स एंड ऑल। तो इनके भी एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं, मान लीजिए बिल्कुल ही बेड रिडन पेशेंट्स हैं, तो उनको तो खाली यही सब दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, या मेडिटेशन या सिंपल लाइंग डाउन में कुछ प्राणायामास दे सकते हैं। या बच्चे होते हैं, बच्चों को तो नहीं कह सकते कि मेडिटेशन करना है, आंख बंद करो और अब सांस लो अंदर सांस छोड़ो, वो तो नहीं सुनेंगे 8-9 साल के बच्चे। तो उनको फिर ये मंत्रा मेडिटेशन वगैरह दिया जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये बोलना शुरू करो। तो वी हैव सीन कि यस, उनका माइंड धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं। ये सब स्टडीज हो चुकी हैं एक्चुअली, they have done Patanjali Yoga Vidyapeeth, 800 students from Doon school they have taken, and they have done all these type of studies. Then there is something like Jnana Yoga, जो कि एक्चुअली तो था स्क्रिप्चर रीडिंग पे, कि आप स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है स्वाध्याय, पर आजकल हम इसमें इंक्लूड करते हैं लाइफस्टाइल काउंसलिंग और पेशेंट को समझाना सब कुछ, कि यदि हम आपको भ्रमरी प्राणायाम दे रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए तो क्यों दे रहे हैं,
भ्रमरी प्राणायामा से क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इज एक्चुअली वेजोडायलेटर, वो आपके आर्टेरियोल्स को रिलैक्स करेगी, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज बैक्टीरियोसिडल एंड वायरसिडल आल्सो। तभी कोविड के समय में हमें बहुत सुनने में आया था कि कंपनीज नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम पेशेंट को ऐसा सब कुछ डिटेल में समझाते जाएं कि ये एक्सरसाइज हम क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगेन दिस इज अ स्टडी बाय डॉक्टर शर्ली टेलिस कि यदि हम उनको थ्योरी भी सब कुछ समझाने लगते हैं पेशेंट को, तो हमें फास्टर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड देन देयर इज कर्म योगा, होल गीता इज ऑन दिस कि कर्म योगा क्या है। तो ये सब हम लोग भी डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ योगा यूज करते हैं, not just one, this asanas, pranayama and meditation, but all other forms of yoga भी जब हम जो customized plan बनाते हैं उसमें ये सब include करते हैं।